ओम श्री गंगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य हम प्रस्तुत किया करते हैं और इसका लघु रूप भी हम अलग से प्रस्तुत करते रह रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। प्रस्तुति में जो डेटा लिए गए जाते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि, ध्वनि तथा किसी महान व्यक्ति का जन्म सारणी हम गूगल से लेते हैं तथा यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत करते रहे। जिस प्रकार आप जिस तरह पंचांग के 5 भाग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग, और इसलिए और हर भाग पर हर एक भाग प्रस्तुति का महत्वपूर्ण है ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए और इसकी उपयोगिता के लिए विभिन्न पहलुओं। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक, क्योंकि हर प्रस्तुति आपको कुछ न कुछ नया देकर जाएगा। तो पंचांग के 5 भाग से हम थोड़ी उस पर उससे उस पर चर्चा करते हैं। और पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से है। और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते रहते हैं। ग्रहों का गोचर आज के संबंध में है। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, यह है। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार तथा आज चंद्रमा जिस गोचर में कर रहे हैं उसके वे दोनों का ताल मिलकर कैसा दिन रहेगा, यह हम इसे जानने का प्रयास करें। इसे ताराबलम कहते हैं। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज के बारे में जब जानने का प्रयास करते हैं तो चंद्रबलम हो जाता है। वही मूल सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति का है, जो कि कौन से ग्रह जातक के लिए, किसी भी जातक के लिए शुभ फलदायी होंगे या अशुभ फलदायी होंगे, वह इससे जाना जाता है। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग राशि के अनुसार, यदि जन्म राशि चंद्रमा जिस राशि में है, जन्म कुंडली में है, और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न राशि के जातकों। चौथा भाग चौघड़िया से है। तीसरा भाग हमने कहा था कि चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। और वह चंद्रमा की राशि के अनुसार देखा जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में वही राशि हुआ करता है, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है और इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। और दैनिक कार्यों से लेकर विभिन्न कार्य, विशेष कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य, सभी के लिए यह काफी उपयोगी होता है। तो जाइएगा कहीं नहीं, चौथे भाग की प्रस्तुति को भी आनंद लीजिएगा और आपके लिए उपयोगी होगा, यह हमारा पक्का विश्वास है। 5 और अंतिम भाग अंकों की दुनिया में हम जन्म लेते हैं, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अंक हमें जन्म से लेकर मृत्युपरांत तक अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अंक हमारे साथ रहते हैं। अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और
अंक के नाराज होने से या अंक के कोई अंक के असंतुलित होने से हमारे जीवन में परेशानियां ज्यादा बढ़ती है। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कौन से अंक कब शत्रु बनते हैं और किन परिस्थितियों में अशुभ फल देते हैं, यह सब हम कहना चाहते हैं। यह प्रस्तुति दो भागों में है। पहला भाग अंक ज्योतिष पर परिचर्चा, उस पर ज्ञान और उपयोगी बातें, ज्ञान की और उपयोगी बातें। और दूसरा भाग आज अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न तिथियों के को जन्मे जातक के लिए आज कैसा दिन रहेगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, हर भाग महत्वपूर्ण है। कागज कलम भी रख सकते हैं ताकि आप नोट कर सकें, आपके लिए उपयोगी। चलते हैं इसके पूर्व कि हम चले मुख्य भाग पर, पहले भाग के मुख्य भाग पर। पंचांग पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग हमारे जीवन में कैसी भूमिका अदा करता है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जाने का माध्यम नहीं है। यह यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल, जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग को का अनुसरण करके अपने जीवन में सकारात्मकता शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं पहले भाग। हर भाग महत्वपूर्ण है, कहीं जाइएगा नहीं, और हमारे साथ थोड़ा बहुत नोट करेंगे कागज से, आपके लिए उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आप समझे नोट कर सकते। तो पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 2 अक्टूबर 2025, माह अश्विन पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:42, सूर्यास्त 5:35, सनराइज एट 5:42 AM, सनसेट एट 5:35 PM। आज का दिशा शोर दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा हो सकती। पंचांग के पांचों अंक। आज तिथि, आज दिन वार गुरुवार, तिथि रात्रि के 7:10 तक पूर्णा तत्व, जो दसवीं, सॉरी, तिथि रात्रि के 7:10 दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात एकादशी, जो नंदा के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:13 तक उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण। योग देर रात्रि 11:13 तक सुकर्मा, उसके बाद तृतीय। करण प्रातः 7:11 तक तैतिल, और तत्पश्चात रात्रि के 7:10 तक कर। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम देखते हैं कि भोलेनाथ का आवास है और सुरता कैसी। जय ओम नमो शिवाय, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक शुक्ल दस पक्ष दक्षिणी है तब तक भोलेनाथ सभा स्थल पर है। उसके बाद एकादशी होने पर क्रिया स्थल पर जाते हैं। दोनों शुभ होने की। जय भोलेनाथ।
ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज के अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 11:15 से 12:02 तक। अमृत काल देर रात्रि 11:01 से मध्य रात्रि 0:38 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आदि नहीं है। रवि योग प्रातः 5:42 से कल सुबह 5:42 तक, यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक कोई भी मुहूर्त होता है उसे अहोरात्र कहते हैं। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:37 से 2:25 तक। गोधूली बेला संध्या 5:35 से 5:59 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:15 से मध्य रात्रि 0:30। अशुभ मुहूर्त में रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 1:06 1:08 से 2:37 तक। होली काल प्रातः 8:40 से 10:09 दिन तक। यमगंड प्रातः 5:42 या सूर्योदय से 7:11 तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:16 से 2:54 तक। तो ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें यदि, तो चंद्रमा अभी भी अस्त अवस्था में है। चंद्रदेव मकर राशि में आ चुके हैं, जो शनि की राशि है। और बुध देव और बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है। और शनि देव वक्री स्थिति में है, इसलिए वे बाल्यावस्था की ओर अग्रसर, क्योंकि ये वक्री। ग्रहों के राशि के अनुसार यदि संबंध को देखें, तो मित्र राशि में एक ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह। इस प्रकार बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, सूर्य और शनि की राशि में 2-2 ग्रह। चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र का यदि देखें, तो सूर्य और चंद्रमा आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र। दोनों एक दूसरे के मित्र। इस प्रकार मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह। केतु, सूर्य और बुध, केतु और बुध ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। और शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक। अब आपको ले चलते हैं। आज चंद्रमा का गोचर नहीं है, बल्कि किसी ग्रह का आज पर राशि परिवर्तन नहीं है। अब आपको ले आए हैं आज तारा बलम पर नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। तारा बलम इसे कहते हैं। तारा बलम के सामने जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करने हैं नक्षत्रों के नाम। और तारा बलम के नीचे जो वर्टिकल रोज जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके के नामों, उनके नाम। और ये इनका तालमेल आपस में कर हम आज का फल देखते हैं। नक्षत्रों के 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। जन्म में तारा हो आज का, संपत में हो, विपत में हो, क्षेम में हो, प्रत्यरिक साधक, नैतनिक और अतिमित्र। जब भी से संपत, क्षेम, साधक, अतिमित्र और अतिमित्र होंगे तो आपको शुभ फल देंगे। जन्म, विपत, प्रत्यय और नैतनिक होने से अशुभता देते। और इन अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य जिसमें शुभता के संकेत
शुभता हेतु ही हम कोई काम करते हैं, तो वैसी स्थिति में कोई भी शुभ काम उस समय हमें आरंभ नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य में भी सावधान रहना चाहिए, और अशुभ कार्य से कोई भी, हम पहली बार जो कार्य कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन करा रहे हैं, चिकित्सा है तो, या कोई भी नया काम आरंभ कर रहे हैं, तो इन, अगर तारा आपका जन्म विपद प्रत्यय या नैथन्य में है तो उसे टालने का प्रयास करें दूसरे दिन। यह तारा बल मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि चंद्र ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं हो। इसलिए नक्षत्रों को देखा गया, और नक्षत्र 27 होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं, तो आखिर कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे, यह जानने के लिए सभी 27 नक्षत्रों को 9 9 नक्षत्र के समूह बनाकर 3 श्रेणियों में, और पहला से 9वां तक एक समूह बना, 10वां से 18वां तक दूसरा, और 19वां से 27वां तीसरा। 3 श्रेणियां इस तरह से बनी, और 3 नक्षत्र तरह से नक्षत्रों को रखा गया, और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा, यानी केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और नौवां बुध। और इस प्रकार यह सूची इस तरह से बनी। पहला ग्रह का स्वामित्व, पहला ग्रह हर श्रेणी में से पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, दूसरा दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव हो गया, और इसी क्रम में 9वां 18वां 27वां का नक्षत्र बुधदेव हो गया। और यह सूची इस तरह से, यह आपके लिए उपयोगी होगा, इसे नोट कर सकते हैं, साथ से अपने सहेज कर रख सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी होने की संभावना है। फलित कैसे करते, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जन्म आंक पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वहां से देखिए यदि आपका ग्रह नक्षत्र कौन सा है, और उस नक्षत्र से स्वामी को पकड़े, वह पहला ग्रह बनेंगे, जो कि मिश्रित फल देंगे, तो फल कम तो फल ज्यादा। और वहां से दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो बनेंगे वे सुफलदायी, वही पहला तीसरा पांचवा सातवां असुफलदायी। और ये जो उनकी जो अशुभता है या शुभता की मात्रा होगी, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यह परिणाम होगा। उदाहरण के लिए मित्र अति मित्र सबसे ज्यादा शुभकारी होंगे, वही नैधन्य सबसे ज्यादा शुभकारी होंगे। नाम भी नैधन्य का निधन का, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें निधन ही हो जाए, इसका मतलब यह है कि पीड़ा इतनी देंगे कि असह्य हो जाएगी, और जीवन भर वह याद रहने वाली। तो इस तरह से हम फलों को देखते हैं। अब आप खुद ही आकलन करें कि जब हमें यह पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, उदाहरण स्वरूप हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारा जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, यानी उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में हुआ। तो यदि सूर्य के नक्षत्र में आज मेरा जन्म हुआ है, तो पहला ग्रह सूर्य बने, वहीं दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु, नौवां शुक्र। तो जो दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह बने वे हुए चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र, ये सुफलदायी हो गए। यही पहला ग्रह सूर्य, तीसरा मंगल, पांचवा बृहस्पति और सातवां बुध, यह सुफलदायी होंगे।
अब हमें ये पहले से चल जाए पता चल गया कि ये ग्रह हमारे लिए शुभ फलदायी है, ये शुभ फलदायी है, तो क्या हम और 23 दशा महादशा का फल हमें शुभ मिलेगा अशुभ मिलेगा? तो क्या मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार करते हुए जो शुभ ग्रह के फल में होंगे दशा महादशा में, वही उनकी महादशा महादशा में शुभ ग्रहों के जो शुभ ग्रह फलदायी होंगे उनके दशा महादशा में हम हर शुभ काम को का निष्पादन करें। वहीं यदि हमें पता चल गया कि यह ग्रह हमें अशुभता देंगे, तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं उस चुनौती को सामना करें और जोखिम कम लिया करें। यह व्यवहारिक है। उसी तरह से जन्म कुंडली में ग्रह कैसे फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। यदि दूसरा ग्रह उदाहरण स्वरूप सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक यदि बिजनेस पार्टनर किया जाए तो बहुत सुखदायी होगा। वहीं जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा जहां बैठे हैं उससे संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्तिकारी होगा। इसी प्रकार हम सभी ग्रहों के फल देख सकते हैं। और जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उसके अनुसार दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो होते हैं उनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं। वहीं इसके विपरीत पहला तीसरा पांचवां सातवां ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी होते हैं, विपदकारी होते हैं, अत्यंत अत्यंत अशुभकारी हो सकते। तो वैसी स्थिति में क्या हम पहले से नहीं जान सकते कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होगा, कौन सा शुभकारी, और व्यवहारिक जीवन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इन सभी के आलेख में इन सभी तथ्यों के आलेख में हमने नौ तारा चक्र पद्धति पर एक विशेष प्रस्तुति भी रखी है। नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, आप उसे देखें, आप समझने का प्रयास करें, आपके लिए उपयोगी होगा। और उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी डाली है ताकि नौ तारा चक्र पद्धति से यह साबित हो सके कि आप उसके आपस के संबंध कैसे। इस प्रकार नौ तारा चक्र पद्धति से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, फलित कर सकते हैं। अब आइए आपको तारा बलम पर आज के नक्षत्र के बारे में कि आज का नक्षत्र कैसा फल देगा। तो तारा बलम के अनुसार देखते हैं कि आज का चंद्रमा कहां पर गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं। और यदि हम देखें तो भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाव संपत्ति का है, दूसरा भाव विपत्ति का है। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को देखा जाए तो पहला भाव साधक का है और दूसरा भाव नैथन्य है, तो काफी अशुभ। और इसी तरह से हम हर व्यक्ति के जन्मे जातक का फल देख सकते नक्षत्र के अनुसार। जब याद रहे, जब भी जन्म विपत्ति प्रत्यय और नैथन्य में आपका आकाश का तारा हो तो आप बस अशुभता कार्यों में आने के बजाय शुभता का हेतु उस जो भी आप नए कार्य करने जा रहे हैं उसको टालें अगले समय के, और तब आपके कार्य शुभ हो। उपाय के तौर पर कि जन्म विपत्ति प्रत्यय और नैधन में पड़ गया तो उपाय करने से कुछ हो जाएगा, तो ऐसी बातें हैं कि किताबों में जरूर कहीं है जिसे हमने संकलित कर आपके समक्ष रख रहा हूँ, रखने वाला हूँ। किंतु जोखिम नहीं लें, क्योंकि वो यहाँ पर जीवन के मामले में, जीवन के कार्यों के मामले में जोखिम नहीं लेना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि ऐसे ही पीड़ा बिना जाने आती है और हम जानबूझकर जोखिम क्यों लें। जानकारी है तो हम उपाय के तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन जोखिम कोई भी उपाय करके नहीं लें, क्योंकि जोखिम जो परिहार है उसकी प्रामाणिकता नहीं है। फिर जानकारी है तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जब भी तारा विपद जन्म में हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में हो तो गुड़ का दान, कतरी में हो तो नमक का दान, और नैथन्य हो तो बोल प्याज।
इस प्रकार हम फलित करते हैं। तो चलिए, ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होगा। ये चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार हम देखें, यानी लगन के अनुसार नहीं, चंद्रमा जिस राशि में उसके अनुसार देखते हैं। इसे चंद्र बलम कहते हैं। तो चंद्रमा आज गोचर नहीं कर रहे हैं, मकर राशि में स्थिर है। इसलिए मेष राशि में जन्मे जातक, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के में जन्मे जातक के लिए आज शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। दैनिक कार्य, विशेष कार्य से परहेज। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं। जो चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह कार्य चाहे पूजा पाठ हो या पहली बार हम कार्य करने जा रहे हैं, दैनिक कार्य, ये सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है। और यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब पर यूटिलिटी और चौघड़िया की उपयोगिता पोस्ट अलग से करते आ रहे हैं। आपसे आग्रह है उसके जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी। संक्षेप में यहाँ बता दें तो कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 8 ही, 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और सप्ताह का दिन 7 ही होता है। इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण। और पहला चौघड़िया जो हुआ करता है वही 8वां चौघड़िया होता है। दिन के संबंध में भी वही, और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद पहला जो चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया। इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक, और हर साप्ताहिक दिन का संबंध ग्रहों से है, क्योंकि उनके ग्रह स्वामी अलग अलग है। इसलिए 7 चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो जाता है। और ये सभी ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया का संबंध विशेष कार्य होता है। अब दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया में, दिन का चौघड़िया राहु काल, वार बेला और काल बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि। जब भी अशुभता से दिव्यात्म स्थिति हो तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए। कोई भी शुभ काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या है। तो आज का चौघड़िया, चूंकि बृहस्पति का है इसलिए शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, शुभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और अंतिम 3 चौघड़िया 1:08 अपराह्न से लेकर सूर्यास्त तक कोई न कोई अशुभता की स्थिति व्याप्त। अमृत चौघड़िया राहु काल से, काल चौघड़िया काल बेला से, और शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित। वही रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से। तो ये रहे आज के चौघड़िया के विशेष। अब आपको ले आए हैं अंकों की दुनिया। अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अंक 1 से 9 तक ही हमारे लिए प्रयुक्त होते हैं। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक प्रयोग में लाया जाता है, और शून्य की गण को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 अंक को अगर ध्यान से देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो बीच का अंक होता है, और ये पांचों अपने पहले आने वाले अंक और बाद आने वाले अंकों को संतुलित। ये सभी अंक के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। एक के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा का राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और अंकों की दुनिया में इसे विशेष नाम से बुलाया जाता है। इन अंकों को एक को राजा या सरकार से, दूसरा को रानी, पार्टनर या हाईली डिप्लोमेटिक पर्सन से, तीसरा को गुरु से, सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम को तोड़ने वाले व्यक्ति, 5वां को राजकुमार से, छठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या वैसे व्यक्ति से जिसे किसी भी घटना का पूर्वाभास हो, 8 अधीनस्थ कर्मचारियों से,
अपने नीचे तबके के लोगों से, समाज के नीचे वर्ग के लोगों से, और नौकर चाकर तथा न्यायालय। नौ को सेनापति से, पुलिस से, डॉक्टर से, और इस प्रकार हम सभी नौ ग्रहों के को विशेष नाम से जो पुकारते हैं वो आपके हम समझ पड़े। यहाँ बताते चले तो एक अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करता है। जब भी कोई अंक एक से ज्यादा अंकों का समूह मिलता है तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। यह तो इसे कहें अंक ज्योतिष का सार। आज की तिथि हमने, ऐसे तो 2 अक्टूबर को काफी लोग जन्मे हैं, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन कुछ हम विशेष हस्ती को उसे हट कर लेना चाहे जिसे शायद उतने लोग नहीं जानते हो। तो 2 अक्टूबर 1942 से इसका जन्म है। आप उसके लिए देखें कि 2 मूलांक बनता है और भाग्यांक में 1 बनता है। और इस प्रकार 2 मूलांक और भाग्यांक 1 दोनों आपस में मित्र हुए। यह देखना जरूरी है, यदि आपस में मित्र नहीं है तो हमें मित्र का अंक की व्यवस्था करनी पड़ती। और सबसे ज्यादा जब भी इससे और भी अंक निकल कर आते हैं, जैसे एंजल अंक निकलता है, वह अंकों को जो है वर्ष के अंकों को जोड़कर और फिर एकल अंक में परिवर्तित कर, और पुरुषों के लिए जो एकल अंक में परिवर्तित किए हुआ अंक को पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं और महिला के लिए 4। यह एंजल नंबर कहलाता है। वर्ष और माह को जोड़कर जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह अचीवमेंट मिलता है, यानी यह जातक दुनिया में कैसा दिखता है, अपने पर्सनालिटी को कैसा बताता है। ड्राइवर और या कहें कि जन्मतिथि का योग जिसे ड्राइवर कहा जाता है, मूलांक कहा जाता है, वो व्यक्ति के भीतरी जो पर्सनालिटी होती है वो बताता है। कंडक्टर जीवन यापन के लिए बताता है, जीवन में उपयोग होने वाले कर्मों को बताता है। और इस प्रकार जब भी अंक, मूलांक और भाग्यांक हमको, ये स्टैटिक अंक होते हैं, डायनेमिक नहीं होते, क्योंकि हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए ये एकल अंक होते हैं। ये स्टैटिक अंक होते हैं। ये चाहे जन्म तिथि से रिलेटेड संबंधित जो तिथियां और उनसे जो निकले अंक है, वे सभी स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक अंक वो होते हैं जो हम जिसे हम बनाते हैं। और पहला डायनेमिक अंक होता है जो कि काफी दिनों पूरे जीवन पर काम करता है, वह है नाम। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे नाम का अंक कहाँ से है। जी हाँ, नाम में अल्फाबेट का एक प्रयोग होता है, अंग्रेजी वर्णाक्षरों का प्रयोग होता है, और उन अंग्रेजी वर्णाक्षरों का अंकीय मूल्य होता है। ये आपके समझ, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है वह, और नाम का जो पहला अक्षर है वो उनका शत्रु नहीं। साथ ही साथ ड्राइवर कंडक्टर का नाम का जो अंतिम अक्षर हुआ, नामक जो निकला, वह भी इनका शत्रु नहीं हुआ। और यदि होता है तो फिर हल्का फुल्का नाम में परिवर्तित कर हम इसे उपयोगी बना सकते हैं। चाहे कोई नए शिशु का ऐसा नाम तो बनाएंगे जो जिसका नामांक जो है, नाम का पहला अक्षर पूर्णांक और भाग्यांक का शत्रु नाम। तो अब आपको जिज्ञासा बढ़ी होगी कि अंकों, आखिर अंकों के शत्रु कौन होते हैं। जी हाँ, चाहे आपका जो, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो भूख है जानने की, हम उसे सराहना करें। तो अंकों के जो दुश्मन है वो आपके सामने। एक अंक के जो एक अंक का दुश्मन 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। और नाम का पहला अक्षर विभिन्न मूलांक और भाग्यांक का के लिए यह अंक नहीं होना चाहिए, यह अक्षर नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि मूलांक या भाग्यांक 1 है तो आपका नाम का पहला अक्षर एफ या पी नहीं होगा।
यदि 2 है तो DMTU VWF भी नहीं होना चाहिए, 3 है तो UVW नहीं होना चाहिए, 4 है तो FTDMTKR नहीं होना चाहिए, 6 है तो CLS नहीं होना चाहिए, 7 का CLSZ नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में हम 9 अंक तक जो संशय में रखा है यही है। आप सुनिश्चित करेंगे कि जो भी बालक का हम जन्मतिथि तय कर रहे हैं वह उसके नक्षत्रों के अनुसार, साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक का टक्कर नहीं हो, क्योंकि नाम जो होता है वो जीवन भर की ऊर्जा देता है। इसलिए नाम का शत्रु कभी भी आपका जो है नाम जो है मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। अन्य अंक जीवन में जब भी हम दैनिक अंक उपयोग में लाए हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि नाम का पहला अक्षर, सॉरी, जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक उसमें प्रयुक्त होने वाले अंक, जो हम मोबाइल नंबर हो या घर संख्या हो आदि आदि, तो उसका वह शत्रु अंक नहीं। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है और अब हम आपको ले आए हैं इस प्रस्तुति के अंतिम चरण पर। आज का दिनांक 2 अक्टूबर 2025, पूर्णांक 2 भाग्यांक 3, और 3 का संबंध शत्रुता केवल 6 अंक से, और 3 का 6 अंक के साथ ज्यादा रहता है। इसलिए 6, 15, 24 तारीख को दिन में जातक यदि आप सावधानी के संकेत मिल रहे हैं, शेष ग्रह सावधानी है, शेष अंक के लिए बहुत अच्छा दिन है। यानी मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ये सभी शुभ फलदायी। 4, 12, 13, 22, 31 के लिए दिन तटस्थता के संकेत मिल रहे हैं, और ऐसी संभावना है कि ये तटस्थ शुभ फल देंगे, लेकिन उनकी मात्रा उतनी शुभतर नहीं है। तो ये रहे हमारे प्रस्तुति अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आप हमसे बने रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह जो प्रस्तुति है आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक। और प्रस्तुति से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। मोबाइल संख्या हमारा आपके समक्ष प्रस्तुत है, ये व्हाट्सएप संख्या ही है। साथ ही साथ आपसे आग्रह करते हैं प्रस्तुति को, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप लाभान्वित हो। और अंत में सभी लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को, इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छों के साथ, ताकि वे भी विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन को अपने जीवन को सुख समृद्धिशाली बना सके, सुखी और समृद्धशाली बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज दिन बुधवार का है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, और जय बृहस्पति देव। आज विजयादशमी का त्योहार है। हैप्पी विजयादशमी। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं।